गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले क्लास में आपको संसाधनों के नियोजन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संसाधन का नियोजन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग संसाधनों का नियोजन जो है वो 3 तरीके से कर सकते हैं। मैं रिवीजन कर रहा हूँ ये आपको। पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों का पहचान कर उनकी तालिका बनाना। दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। और तीसरा हो जाएगा आपका संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इसके आगे टॉपिक का शुरू करते हैं। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए प्रमुख आकर्षण रहे हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि उपनिवेशन जो थे, अगर उनका इतिहास हम लोग उठा के देखें तो हमें इस चीज़ का एहसास होगा कि ज़्यादातर बाहरी देश जो थे, संपन्न जो देश जो थे, प्राय वो ऐसे जगह पर आक्रमण करने का प्रयास करते थे जो संसाधन से संपन्न हो। ठीक है, उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उपनिवेशकारी जो थे यानी विकसित देश जो थे, उनके पास बेहतर प्रौद्योगिकी व्यवस्था थी। ठीक है, बेहतर तकनीक थे जिसके मदद से उन्होंने संसाधनों का शोषण किया, संसाधनों का उपयोग किया और ऐसे देश जो संसाधन संपन्न देश थे उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, अपना अधिकार स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। बोल रहा है कि किसी भी प्रदेश के विकास में 3 चीज़ महत्वपूर्ण होते हैं। पहला तो प्रौद्योगिकी, दूसरा संस्थागत परिवर्तन और तीसरा उसकी पहचान। ठीक है, तो अगर किसी प्रदेश में ये तीनों चीज़ होते हैं तो उस प्रदेश का विकास होना संभव था। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सबका अनुभव किया। अतः भारत में विकास समानतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। बता रहा है इसमें आपको कि भारत में जो विकास हुआ था उसमें केवल संसाधन विकास, भारत का जो विकास, जो समानता विकास हमें दिखाई दे रहा है, या संसाधनों का विकास जो था, संसाधन विकास जो था, वो लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं था कि वहाँ पे संसाधन उपलब्ध थे, परंतु किस चीज़ पर आधारित था विकास? तो 3 चीज़ पे, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता। ठीक है, जो मानव संसाधन, अच्छे मानव संसाधन या बेहतर मानव संसाधन जो उस संसाधन का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सके, और तीसरा ऐतिहासिक अनुभव। इन तीनों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भारत का विकास जो था वो संभव हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। संसाधनों का संरक्षण। बुरा संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधन का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। हो रहा है कि अगर हम लोग बेहतर ढंग से संसाधन का इस्तेमाल अगर विवेकपूर्ण ढंग से अगर नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या जो है वो उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसका बेहतर ढंग से इस्तेमाल करें और इससे इन संसाधनों का इस्तेमाल जो है वो विकास के लिए किया जाए। चलिए, इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। अगर हम लोग पर्यावरणीय समस्या या सामाजिक आर्थिक समस्या से बचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संसाधनों का संरक्षण करना पड़ेगा। बोल रहा है कि भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। अगर हम लोग पीछे देखें तो हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे नेता जो थे
या चिंतक जो थे वो लोग संसाधनों के संरक्षण के लिए उन्होंने अपनी चिंता जो थी वो जताई थी। जैसे उदाहरण में आप गांधी जी को ले लीजिए। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। देखिए क्या बोल रहे हैं गांधी जी, हमारे पास इतना ज़्यादा संसाधन है कि हम लोग प्रत्येक व्यक्ति का जो आवश्यकता है उसको पूरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति जो हैं जिनकी लालच जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो रही है, और वो लोग प्रयास करते हैं कि संसाधनों पर उनका अधिकार हो। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए, ठीक है, यानी एक ही व्यक्ति जो है वो संसाधनों का इस्तेमाल करता चला जाए, बाकी लोग जो है वो संसाधनों से दूर होते चले जाए। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। गांधी जी का ये मानना था कि जो संसाधन है उन संसाधनों की कमी क्यों हुई है, क्योंकि कुछ लालची और स्वार्थी व्यक्ति जो हैं वो लोग इसका अति उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, या आधुनिक प्रौद्योगिकी के गलत ढंग से इस्तेमाल करने के कारण भी संसाधनों का धीरे धीरे कमी होते जा रहा है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। चलिए आगे आपका क्या बोल रहा है, भू संसाधन। देखिए यहाँ पे भू संसाधन दे रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, भू संसाधन। ठीक है, बोल रहा है कि हम भूमि पर रहते हैं, जैसा कि सभी लोग हम लोग जानते हैं कि हम लोग भूमि जो है इसका इस्तेमाल रहने के लिए, खेती करने के लिए या और भी आधारभूत संरचना को स्थापित करने के लिए करते हैं। इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो किया जाता है और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा, ऐसे तो संसाधन आपके मानव, भूमि, श्रम, पूंजी, सारे संसाधन आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, सारे जो है वो महत्वपूर्ण है। मगर यहाँ पे केवल आपको भूमि के महत्व के बारे में बता रहा है कि भूमि कैसे एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जैसा कि ऊपर दे भी रहा है कि हम लोग ज़्यादातर क्या हम लोग लगभग पूरे कार्य जो है वो भूमि पे ही करते हैं। चलिए आगे क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति, वन जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। ठीक है, परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि जैसा कि आप देखते हैं कि बाकी संसाधनों को आप विकास कर सकते हैं, मगर भूमि का विकास जो है वो नहीं हो सकता है। भूमि क्या है, एक सीमित संसाधन है। ये कोई रबड़ नहीं है कि आप उसको जितना फैलाते जाएंगे, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम भूमि का आकार जो है वो बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग संवैधानिक और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, सीमित भूमि है, तो सीमित भूमि पर ही हम लोग बेहतर ढंग से या एक योजनाबद्ध तरीके से हम लोग उत्पादन कार्य और भी दूसरे कार्य को करना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भूमि के ऊपर आप केवल जितना भूमि उस पर आप केवल खेती ही कर सकते हैं या अपने आवश्यकता अनुसार आप अपना उत्पादन कार्य पूरा कर सकते हैं। भारत के संसाधन है आपका, ठीक है, इसके ऊपर कई सारी भू आकृतियाँ भी आपको नजर आएगी, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप। ठीक है, बोल रहा है कि लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक है। 43%, यानी जितना भू है, जितनी भूमि है उसका 43% ऐसा भूमि है जिसके ऊपर आप कृषि या उद्योग के कार्य को पूरा कर सकते हैं। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग में विस्तृत है। वे कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा 43% ये हो गया और 30% ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पर्वत है। ठीक है, और जहाँ से 12 महीने बहने वाली नदियाँ जो हैं वो सुनिश्चित होती, उनका प्रवाह सुनिश्चित होता है। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। 30% जो पर्वतीय क्षेत्र है
वहाँ से आपको देखिएगा कि नदी का प्रवाह जो होता है वो सुनिश्चित होता है, ठीक है। पर्यटन विकास के लिए भी अनुकूल माना जाता है और पारिस्थितिकी जो है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये जो 30% क्षेत्र जो है भूमि का, जहाँ पे पर्वत है, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय कोष है। तो यहाँ पे बता रहा है आपका 43% ऐसे क्षेत्र हैं, भूमि क्षेत्र हैं, जहाँ पर आप कृषि या उद्योग जो है वो स्थापित कर सकते हैं। 30% ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पर्वत है, और ये पर्वत जो है वो पर्यटन विकास के लिए, पारिस्थितिकी के लिए, या आपका जो नदी का जो प्रवाह होता है उसको सुनिश्चित करने में अहम योगदान देते हैं। और बचा जो 27% हिस्सा जो है वो पठारी क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको खनिज मिलेंगे, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होगा, या वन जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे। यहाँ पे आपका दिखा भी रहा है, देखिए मैप में आपका, ये देखिए आपका जो हल्का पीला कलर है वो पठार दिखा रहा है 27%, यहाँ पे 43% जो है वो मैदानी क्षेत्र दिखा रहा है, और 30% जो है वो पर्वतीय। मतलब पूरे भू क्षेत्र के अंदर अगर देखिएगा, मुख्य भू आकृति क्षेत्र अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैदानी क्षेत्र का है। चलिए आगे देखा जाए क्या बोल रहा है। ये क्या आपका आंकड़ा दिखा रहा है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे दिखा रहा है आपका 2017 का, ये आपका ग्राफ दिखा रहा है, ये आपका पाई चार्ट के माध्यम से आपका दर्शा रहा है। इसके अंदर पहला चार्ट जो है वो आपका दिखा रहा है कि वन कितने क्षेत्र, कितने प्रतिशत में आपका, तो वन यहाँ पे दिखा रहा है 18.11%। बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि जो है, बंजर भूमि जो है वो दिखा रहा है आपका 18.11%। गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्र जो है, जहाँ पे कृषि नहीं हो रहे हैं, वह आपका 4.95%। स्थायी चारागाहें और अन्य गोचर भूमि जो है, जहाँ पे मवेशियों को चराया जाता है, वो दिखा रहा है आपका 4.71%। ठीक है। विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत कितना क्षेत्र आ रहा है आपका, 1.50। ठीक है। इसके अलावा कृषि योग्य बंजर भूमि जो है वो आपका दिखा रहा है 6.23%। इसका पर्ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन पर्ती, जो पुराने समय से पर्ती है, वो आपका दिखा रहा है 3.50%, और शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है वो दिखा रहा है आपका 3.73%। ठीक है। चलिए यहाँ पे दे रहा है आपका भू उपयोग बोल रहा है भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है। निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भूमि जो भू संसाधन उसका उपयोग किया जाता है। किन किन चीज़ों के लिए, तो वन, दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कृषि नहीं किए जा रहे हैं, जैसे बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। दूसरा है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि, इसके अंदर भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वनों के लिए भूमि का इस्तेमाल हो रहा है, उपयोग किया जा रहा है। दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जहाँ पे कृषि नहीं की, जैसे बंजर भूमि हो गया, या ऐसे क्षेत्र हो गए, ऐसे जगह हो गए जहाँ पर कृषि ना कर वहाँ पे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि को स्थापित किया जाता है। तीसरा बता रहा आपका पर्तु भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी खाली जमीन में उसके अलावा कुछ ऐसी भूमि जो अयोग्य है, जिसे अयोग्य माना जाता है खेती के लिए। क्या क्या है, स्थायी चारागाह जहाँ पे मवेशी चरते हैं। दूसरा विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। ऐसे क्षेत्र जैसे आपका बगीचा, उपवन हो गए, वृक्ष फसल हो गए, ठीक है, फसलों के वृक्ष हो गए, अलग अलग तरह के वृक्ष हो गए, इस तरह के कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो ज़मीन को मतलब घेरे रहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे कृषि नहीं हो पाता है तो इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंदर नहीं रखा। मैं आपको शुद्ध बोए गए क्षेत्र आगे बताऊंगा उसके बारे में। चलिए, तीसरा बता रहा है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों में खेती न की गई हो। ऐसे बंजर भूमि जहाँ पे 5 सालों के दौरान खेती जो है एकदम नहीं की गई है। चलिए, चौथा आपका क्या दे रहा है,
चौथा क्या दे रहा है आपका, प्रतिभूमि। तो बोल रहा है कि वर्तमान प्रति जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की हो, जहाँ पे एक कृषि वर्ष यानी एक साल, एक कृषि वर्ष मतलब एक साल के अंतर्गत, कम से कम समय से यानी एक साल से कम समय से वहाँ पर खेती नहीं की गई है। चलिए आगे आपका वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति, जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष में से खेती ना की गई। यहाँ पे वर्तमान प्रति मतलब क्या हो रहा है, जहाँ पे एक साल से कम समय के अंदर खेती जो है वो नहीं की गई है। और यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, इसके अंतर्गत एक से लेकर 5 कृषि वर्ष क्षेत्र के अंदर जिस क्षेत्र पर खेती ना की गई हो, ऐसे क्षेत्र को हम लोग पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। चलिए, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में एक बार से ज़्यादा। देखा आप गांव के अंदर देखते होंगे कि हमारे पास जो क्षेत्र होते हैं उसके ऊपर हम एक से ज़्यादा बार जो है वो खेती करते हैं। तो वही चीज़ आपको बता रहा है कि एक साल के अंदर एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को हम लोग शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ देते हैं, तो वो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शुद्ध बोया गया, यानी शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी जिसके अंदर आप खेती कर रहे हैं, ठीक है, एक वर्ष के अंदर जो आपके पास सीमित संसाधन है उसके ऊपर जो आप खेती कर रहे हैं, उसके अलावा अगर हम लोग उसी क्षेत्र पर एक से ज़्यादा बार अगर हम लोग खेती करते हैं, तो उस क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र के साथ क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी अगर आप शुद्ध बोए गए क्षेत्र के ऊपर एक से ज़्यादा अगर आप खेती करते हैं, तो उस चीज़ को शुद्ध बोए गए क्षेत्र के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन थोड़ा उत्पन्न हो रहा है, फिर से इसको देखा जाए। बोल रहा है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र, बोल रहा है कि एक कृषि वर्ष में एक वर्ष से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक कृषि वर्ष में जो है एक बार से अधिक जो खेती जिस खेत के ऊपर की जा रही है उसको शुद्ध बोए गए क्षेत्र के साथ जोड़ दिया जाता है, और उसी को हम लोग सकल कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, अगले क्लास में मैं आपको शुद्ध बोए गए क्षेत्र के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और फिर एक बार इसका रिविजन करूंगा। इसके बाद वाला जो टॉपिक है भारत में भू उपयोग का प्रारूप, हम लोग किस तरह से भू उपयोग जो है उसका इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में आपको बताएगा, कैसे इसको किया गया है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक जो है वो क्लियर होंगे, या नहीं होंगे तो आप लोग, मैंने इसके पहले भी क्लास में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो प्रॉब्लम होगा उसको आप भेज सकते हैं। और मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ कि आप लोग 10th क्लास में होकर आप टीचरों के द्वारा भेजे गए, जैसे सुमन सर हो गए, सियाराम सर हो गए, ओमजी सर हो गए, आप लोग उसका रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऑनलाइन क्लास के अंदर आप लोग रिस्पांस करेंगे, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हैं और 10th क्लास में होने के कारण जितना आपके ऊपर सिलेबस ख़त्म करने की जिम्मेवारी है, टेंशन है, उससे ज़्यादा टेंशन हम लोग को है कि हम लोग आपका समय पे सिलेबस ख़त्म कर दें। ठीक है, जिससे कि आपका आगामी एग्ज़ाम जो है इसके अंदर बेहतर से बेहतर अंक आए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग, मैं अजीत कुमार जो कि आपका एसएसटी का टीचर हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ऑनलाइन क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो और इसे सफल बनाने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू।